हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलो भैया, आगे सारे के सारे बच्चे क्लास के अंदर या नहीं आए हैं अभी? जल्दी 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 आ जाओ सारे बच्चे क्लास के अंदर। और मुझे ये बताओ कि कल की क्लास के अंदर आप सब लोगों ने प्रिपरेशन करना शुरू की थी या नहीं की थी? चलिए बताइए भैया सारे बच्चे। गुड इवनिंग निर्मल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग आपको। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि कैसे हैं आप सब लोग। ऑल गुड, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मस्त है, झक्कास है। चलिए, सारे बच्चे आ गए हैं क्लास के अंदर? क्या सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं? आवाज आवाज क्लियर है सब बच्चों को? चलिए सेशन शुरू करें। हाय दीप, हाय हाय एवरीवन। चलिए, ऑल गुड। सब बच्चे यार एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे, है ना? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आवाज क्लियर है सब बच्चों को या नहीं है। डन, गुड, गुड भैया गुड। चलिए सर, क्लियर है ऑडियो और वीडियो, ग्रेट। चलिए स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट द सेशन? सेशन को शुरू करें क्या? गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग। मैं भी एक और आवाज वगैरह सब चेक कर लेता हूं यार। गुड इवनिंग निहारिका, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था। कहां पर छोड़ा था सर हम लोगों ने? राइट, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना? थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था पिछली क्लास के अंदर। सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करी थी हम लोगों ने, है ना? अब आइए, दिस इज ऑफिशियली फर्स्ट क्लास, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है? कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर के बारे में बात करनी है। और सबसे पहले बात करेंगे डिमांड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डिमांड के बारे में हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन करना है कि डिमांड क्या होता है। चलिए आइए सर, डिमांड, व्हाट इज डिमांड? अगर मैं आप सब लोगों से बात करूं कि डिमांड का मतलब बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज डिमांड? देखिए सर, राइट, यहां पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे सर डिमांड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डिमांड? अब डिमांड पढ़ने से पहले या फिर डिमांड को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें जो है यहां पर समझनी पड़ेगी, है ना? आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और क्या पढ़ना पड़ेगा कि देखो सर, इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम जनरली तीन वर्ड्स का यूज करते हैं। एक हमारे पास आता है नीड, एक वर्ड हमारे पास आता है वांट, और एक वर्ड हमारे पास आता है सर डिमांड। ये तीन वर्ड्स जो है वो हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, नीड, वांट एंड डिमांड। नीड, वांट एंड डिमांड। अब सर नीड की अगर मैं बात करता हूं तो नीड का मतलब बेसिकली होता क्या है? नीड बेसिकली रेफर करता है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को। किसको रेफर करता है? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को रेफर करता है। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि आप लोगों को फूड की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्लोथिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपको शेल्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है,
आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। किसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? एजुकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना। अब जब मैं आपकी नीड को अटैच कर देता हूं किसके साथ में, व्हेन योर नीड इज बीइंग अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जब आपकी नीड को किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दिया जाए, जब आपकी नीड को किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ अगर अटैच कर दिया जाए तो आपकी नीड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि फूड के अंदर मैंने अगर स्पेसिफिकली बोला तो फूड के अंदर सर अगर मुझे भूख लगी है तो फूड के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ खाऊंगा पिज्जा, अगर मैं भूख लगी है तो खाऊंगा सिर्फ और सिर्फ बर्गर। अगर क्लोथिंग की बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ जारा के ही कपड़े पहनना पसंद करता हूं, राइट। अगर शेल्टर की बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 BHK के अंदर ही रहना पसंद करूंगा, 2 BHK भी नहीं चाहिए। एजुकेशन भी अगर मुझे चाहिए तो सबसे बेस्ट कॉलेज से चाहिए। तो जब मैंने इसको अटैच कर दिया किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ में, तो हमारी नीड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? नीड कन्वर्ट हो जाती है हमारी वांट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बेटा? हमारी नीड कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? वांट के अंदर। और आपकी वांट जो है वो डिमांड के अंदर कन्वर्ट होती है जब उसके अंदर दो एलिमेंट आप लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं एबिलिटी टू पे, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर देखते हैं दैट इज विलिंगनेस टू पे। अब एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे में क्या फर्क होता है ना। यानी आपकी नीड कभी भी वांट नहीं बन सकती है, वांट कभी भी डिमांड नहीं बन सकती है अगर आपके पास नंबर वन आपके पास पैसा नहीं है, नंबर 2 पहली चीज कि आपके पास पैसा नहीं है, और दूसरी चीज आप लोग उस पैसे को स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। पहली बात पैसा भी होना चाहिए और उस पैसे को आप खर्च भी करना चाहते हो। आपके पास पैसा भी होना चाहिए और आप उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हो, तब ही आपकी नीड जो है वो कन्वर्ट होती है वांट के अंदर और वांट कन्वर्ट होती है डिमांड के अंदर। तो जब आप इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड के बारे में बात करते हैं तो डिमांड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आप इन दोनों ही पैरामीटर्स के ऊपर राइट हो, यानी कि पैसा भी होना चाहिए और पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार है। तो जब आप डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डिमांड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास पैसा भी है और आप उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? ठीक है, पैसा भी है और उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी है, तब आपकी डिमांड यहां पर निकल कर आती है। और जब मैं यहां पर डिमांड टॉपिक आप लोगों के सामने रख रहा हूं तो ये डिमांड टॉपिक बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप यहां पर एबिलिटी टू पे और नंबर 2 विलिंगनेस टू पे दोनों के लिए रेडी है, दोनों के लिए आप लोग यहां पर क्या है? रेडी हैं। क्लियर है सर? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सब बच्चे बेटा आंसर करेंगे मेरे साथ में, है ना, तभी मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको कोई डाउट है या कोई परेशानी है। तो यहां पर साथ साथ में आप लोग मुझे क्या करेंगे? बताते भी रहेंगे कि समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। नाउ अब नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स की अगर बात की जाए तो वांट्स का मतलब यहां पर क्या, मैंने आप लोगों को बताया वांट्स का बेसिक मतलब क्या होता है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करके बताया व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वांट्स। वांट बेसिकली बात करता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ जब चीजों को क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? वांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब यहां पर अगर आप वांट की बात करते हैं तो यहां पर विश, डिजायर और मोटिव टू ओन एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव्स सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर आप विश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विश की बात करते हैं। आप यहां पर डिजायर की बात करते हैं। आप यहां पर मोटिव की बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं खाना, और खाने में भी क्या? सिर्फ और सिर्फ पिज्जा, बर्गर, है ना। तो वो आपकी क्या है? वो आपकी वांट है। क्या है बेटा? वो आपकी वांट है।
अब जरा ध्यान से समझना। और जनरली अगर मैं वांट की बात करता हूं तो हमारी वांट्स जनरली क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती हैं। कैसी होती है हमारी वांट्स? अनलिमिटेड होती हैं। हमारी वांट्स अनलिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि अगर आज उसके पास साइकिल है तो वो बाइक परचेज कर ले, उसके पास बाइक है तो वो कार परचेज कर ले, कार है तो वो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर परचेज कर ले। हर किसी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। साइकिल वाला बंदा क्या चाहता है? बाइक मिल जाए। बाइक वाला बंदा क्या चाहता है? बाइक वाला बंदा चाहता है उसे कार मिल जाए। कार वाला बंदा क्या चाहता है? चाहता है ये हेलीकॉप्टर मिल जाए, फरारी मिल जाए, है ना। हर किसी की रिक्वायरमेंट जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ती ही चली जाती है। तो हमारी जो वांट्स होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड नेचर की होती है। हर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है ज्यादा से ज्यादा चीजें की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज मेरी 10,000 रुपये सैलरी है तो मैं चाहता हूं कि ये 20,000 हो जाए। अगर मेरी 20,000 है तो मैं चाहता हूं 30,000 हो जाए। 30,000 है तो चाहूंगा 40,000 हो जाए। इसी तरह से मेरी सैलरी बढ़ती चली जाए। हर किसी को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा चीजें फुलफिल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक चीज देखने के लिए मिलती है, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत वाली ही बात यही है कि इन इकोनॉमिक्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स यही कहता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। नाउ आगे बात करता हूं। वांट्स जो होती है वो कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? आपकी जो जरूरतें हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती रहती है। क्या होती रहती है? आपकी जो जरूरतें हैं वो अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या होती है? इंक्रीज होती है। नाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अच्छा ठीक है ये भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब्जेक्टिव भी है और रिलेटिव भी है। सब्जेक्टिव और रिलेटिव क्यों है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि एक पर्सन को कोई चीज पसंद हो तो दूसरे पर्सन को वो चीज पसंद ना हो। अगर आपको मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है तो जरूरी नहीं है कि वही चीज दूसरे पर्सन को भी पसंद हो। इसलिए ये सब्जेक्टिव टॉपिक है और रिलेटिव टॉपिक है। देयर मे बिकम्स हैबिट्स एंड कस्टम्स, है ना। तो आपकी जो वांट्स होती है वो आपकी हैबिट्स भी बन सकती है, जरूरत भी बन सकती है, आपके कस्टम्स में भी आ सकती है। कस्टम्स का मतलब क्या होता है कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर भी इसे इंक्लूड किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं वांट्स की बात करता हूं तो वांट्स कैसी हो सकती हैं? आप लोगों की जरूरतें कैसी हो सकती हैं? अब अगर आप किसी एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति से पूछेंगे तो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति क्या चाहेगा? लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति क्या चाहेगा? लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति हमेशा यह चाहेगा कि उसको बेसिक चीजें जो है वो मिल जाए, है ना। उसको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल हो जाए। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सर? उसको बेसिकली क्या चाहिए सर? उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए सर, है ना। क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो आपकी जो वांट्स हैं वो नेसेसरी हो सकती है, नेसेसरी चीजें हो सकती हैं। आपकी कंफर्ट की चीजें जो हो सकती है वो भी आपकी वांट्स के अंदर आती है। आपकी लग्जरीज जो होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तो यानी कि जब मैं वांट की कैटेगरी में चीजों को डिफाइन करने की बात करता हूं ना, तो वांट आपकी नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरीज, ये तीनों आपकी वांट्स की कैटेगरी के अंदर क्या हो सकती है? आ सकती है। इसको तीनों के अंदर क्या किया जा सकता है? इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए सर, अब अगर नेसेसरी की बात करता हूं तो ये किसके लिए चाहिए? नेसेसरी की जो वांट्स होती हैं वो सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। किसके लिए होती है? सर्वाइवल के लिए। कंफर्ट जो होता है वो कंफर्ट क्यों चाहिए? टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, है ना। कंफर्ट क्यों चाहिए होता है? कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए। और लग्जरीज क्यों चाहिए होती है आप लोगों को? राइट, ताकि आप लोग यहां पर एक्सपेंसिव चीजों के बारे में बात कर सकें। आप यहां पर सेवी लाइफ जीने के बारे में सोच सकें, एक अच्छी लाइफ जीने के बारे में आप लोग यहां पर सोच सकें। अब नेसेसिटीज की अगर बात की जाए तो यहां पर नेसेसिटीज भी 2 तरह की आती है। एक नेसेसरीज फॉर लाइफ आती है और एक नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी आती है। अगर मैं नेसेसरी फॉर लाइफ के बारे में बात करता हूं तो ये आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। किसके लिए चाहिए होती है? सर्वाइवल के लिए, राइट। और ये जीने के, ये आपको क्यों चाहिए होती है? एफिशिएंसी के लिए, ताकि आप लोग यहां पर प्रोडक्टिव हो सके, प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट।
उसके बाद आता है कन्वेंशनल नेसेसरीज, दे आर ड्यू टू प्रेशर्स ऑफ हैबिट और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, राइट। समाज के अकॉर्डिंग, समाज में जैसी चीजें चल रही है उसे समाज के अंदर चीजों को एज इट इज फुलफिल करने के लिए आपको ये चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती है। क्या इतना पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर है? क्या ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई? पीपीटी सेंड नहीं करेगी पिछली क्लास के ग्रुप में? क्लियर है इतनी बातें? क्या इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्या ये सबको समझ में? एक बार यार कमेंट करके जरूर बताएं सारे बच्चे, क्या ये सबको समझ में आया या नहीं आया समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर? चलिए थम्स अप करके बताएं सारे के सारे बच्चे सबको क्लियर है। तो किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है? डन। चलिए आगे चले। नाउ अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, यूटिलिटी क्या होता है। हालांकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग आगे चलकर काफी ज्यादा डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आगे चलकर हमारा काफी ज्यादा डिटेल में आने वाला है, तो इसको अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यार ये जो टॉपिक है, ये आप लोग आगे चलकर इसको काफी ज्यादा डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी के लिए परेशान मत होइएगा इस चीज को लेकर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होता है यूटिलिटी। देखिए कन्वेंशनल नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है कि दैट इज, कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराना, है ना। और पुरानी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, है ना, आपकी आदत हो सकती है। तो आपकी आदतों के बेसिस पर, है ना, कि मेरी आदत है किसी चीज को लेकर, मेरी आदत है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे मुझे टॉफी खाने की आदत है या फिर च्युइंगम खाने की आदत है, तो क्या करूंगा, तो भैया वो चाहिए ही चाहिए अपन को, है ना। तो कन्वेंशनल नेसेसिटीज का मतलब होता है कि जो कि मुझे मेरी हैबिट्स के बेसिस पर देखने के लिए मिलती है। और जब हमें किसी चीज की हैबिट होती है तो हैबिट के बेसिस पर हम इन नेसेसिटीज के बारे में बात करते हैं, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। और जब नेसेसिटीज की बात आती है तो नेसेसिटी के अंदर हम इन चीजों को समझते हैं। अब यहां पर यूटिलिटी की अगर बात कर ली जाए तो हालांकि ये टॉपिक आगे चलकर हम लोगों ने कवर करना ही है, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं फिर भी कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज यूटिलिटी? चलिए एक सेकेंड के लिए रुकिएगा जरा था। क्लियर है? चलिए इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन। चले आगे। चलिए थोड़ा सा एक बार सवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चल रहे हैं आगे। अब अगर मैं यूटिलिटी की बात करता हूं तो आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज यूटिलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूटिलिटी का बेसिक मतलब क्या है, क्या होती है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी सिंपल सी सेंस में पता क्या कहती है? इट इज बेसिकली वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या कहलाती है? आपकी यूटिलिटी कहलाती है। मतलब देखिए सर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। एक हम लोग इस टॉपिक को कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और एक हम लोग इसको प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं।
कंज्यूमर क्या चाहता है, हमने बात करी थी, कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर वांट मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, है ना। तो ये जो सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिलती है ना, इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसे सेटिस्फेक्शन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर क्लास के अंदर पूछता हूं, दो बच्चे हैं जैसे मान लेते हैं, एक हमारे पास बच्चा है निर्मल, एक बच्चा है निर्मल और एक बच्चा है हमारे पास निहारिका। ये दो बच्चे हैं हमारे पास, एक निर्मल है और एक निहारिका है। अब मैंने निर्मल और निहारिका को बोला कि बेटा एक एप्पल है, आप इस एप्पल को कंज्यूम करिए और इसको कंज्यूम करके मुझे बताइए कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन यहां पर मिलने लग रही है। अब मैं निहारिका से पूछता हूं और निर्मल से पूछता हूं, जो दोनों बच्चे क्लास के अंदर है, मुझे एक बार बताओ कि आप लोगों को कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने लग रही है अगर आप एप्पल को कंज्यूम करते हैं। अगर आप एप्पल को कंज्यूम करते हैं तो एप्पल को कंज्यूम करके आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलने लग रही है, आप मुझे यह बताइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आपके द्वारा मुझे इस चीज को बताया जा सकता है? जल्दी से बताइए। निर्मल, निहारिका, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको मैं एक एप्पल देता हूं कंज्यूम करने के लिए और एप्पल को कंज्यूम करके आप मुझे यह बताइए कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन यहां पर मिल रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस और नो? क्या आप सब लोग मुझे यह बता सकते हैं कि आपको किसी भी चीज को कंज्यूम करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिलने लग रही है? राइट? अरे बच्चे क्लास के अंदर है या नहीं? आप सब लोग देख रहे हैं क्लास या नहीं देख रहे हैं? बताइए भैया, एक बार कमेंट करके बताइए जरूर कि आप सब लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो। क्लास में आज आप सब लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत वाली बात है बताइए। सबका पार्टिसिपेशन चाहिए यार क्लास के अंदर, ऐसे बात नहीं बनेगी फिर, ऐसे बात नहीं बनने वाली है। सबका पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा क्लास के अंदर, राइट। तो अगर मैं पूछता हूं कि निर्भर और निहारिका से कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उस सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जाता है, राइट। तो यूटिलिटी बेसिकली रेफर करता है इसी चीज को कि कितनी सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिलती है जब वो कंज्यूम करता है, जब वो कंज्यूम करता है। किसको कंज्यूम करता है? किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है। तो किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करके कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसी सेटिस्फेक्शन की बात यहां पर की जाती है। और यूटिलिटी को जनरली मेजर किया जाता है, या फिर इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या दो अप्रोच है। एक हमारे पास आती है बेटा कार्डिनल अप्रोच, और एक हम लोग देखते हैं बेटा ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और ऑर्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था हिक्स एंड ओलिन के द्वारा। कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि किसी भी कॉमोडिटीज को अगर मेरे द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तो उसको मैं मेजर कर सकता हूं। उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर किया जा सकता है। किसके अंदर मेजर किया जा सकता है? नंबर्स के अंदर मेजर किया जा सकता है। और ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि हम लोग कभी भी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? इसे सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। और जब इसको मेजर करने की बात आई तो इसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट बताई जिसको यूटिल्स बोला गया। जिसको क्या बोला गया? यूटिल्स बोला गया। जैसे मार्केट के अंदर अगर मैं जाता हूं, मैं कहता हूं मुझे 1 kg राइस दे दो, तो ये 1 kg राइस क्या रिप्रेजेंट करता है कि भैया मुझे 1000 ग्राम राइस मिलेंगे। अगर मैं कहता हूं मुझे 1 लीटर मिल्क दे दो, 1 लीटर मिल्क का मतलब क्या हुआ कि 1000 ml मुझे क्या मिलने वाला है? मिल्क मिलने वाला है। यस और नो? यस और नो? अब
एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि भैया हम जो ये यूनिट है ना इसको मेजर कर सकते हैं, जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है इसे हम मेजर कर सकते हैं। किसमें मेजर कर सकते हैं? हम नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एप्पल को कंज्यूम करता हूं तो निर्मल बोल सकता है कि इस एप्पल को कंज्यूम करके मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये इमेजिनरी नंबर है। वैसे ही निहारिका बोल सकती है कि इसको कंज्यूम करके मुझे 200 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है सर, ये भी इमेजिनरी नंबर है। लेकिन क्या इसको मेजर कर पाना सही मायने में पॉसिबल है? जो कि हिग्स ने बोला कि मेजर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर हम सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। और यही यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बोला जाता है। आगे चलकर पढ़ेंगे, कहते हैं इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इट इज अ मेजर ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन ही स्पेंड्स मनी ऑन अ स्टॉक ऑफ कमोडिटी व्हिच हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिम। तो किसी भी चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किसके सेंस में? नंबर्स के सेंस में कंपेयर कर सकते हैं, जिसको ही हम लोगों ने यूटिलिटी बोला। ये सब्जेक्टिव और रिलेटिव है। सब्जेक्टिव और रिलेटिव क्यों है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। और रिलेटिव क्यों है? क्योंकि इसको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहां पर इसको कंपेयर किया, किसके साथ में कंपेयर किया? निर्मल और निहारिका के बीच में कंपेयर किया, इसलिए ये कंपैरेटिव है, इसलिए ये रिलेटिव है। इसलिए ये कंपैरेटिव है, इसीलिए ये रिलेटिव है। अब देखिए यहां पर क्लियर है इतनी बातें? तो फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट इवन हार्मफुल थिंग्स लाइक लीकर मे बी सेड टू हैव यूटिलिटी बिकॉज पीपल वांट देम। और हमेशा जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजों से ही देखने के लिए नहीं मिल सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई पॉजिटिव चीज ही कंज्यूम करें तब आप ये बोले कि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। नेगेटिव चीजों से भी आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिकर कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जो ड्रंकर्ड पर्सन होता है, जिसको कि ड्रिंक करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उसे क्या मिलती है? इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इट विल गिव सेटिस्फेक्शन, यानी कि यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है कि जो चीज जितनी ज्यादा यूजफुल होगी उतना ज्यादा ही आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे बच्चे, क्या इतना सबको क्लियर है या नहीं है? यस और नो? क्लियर? सबको क्लियर है? सब बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए यार बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। चलिए अब अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए यहां पर जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है यहां पर? Thus in economics the concept of utility is ethical neutral, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है कैसा है? न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है सर? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अलग होता हुआ, अलग मेजर करता हुआ नजर आता है, इसलिए ये न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। अब आगे समझिएगा, अगर मैं थ्योरीज के बारे में बात करूंगा इसके अंदर, तो आप थ्योरीज भी दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच के कॉन्सेप्ट के तौर पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्योरीज टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर डिमांड। सबसे पहले आती है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। दूसरी आती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको जेआर हिक्स एंड आरजीडी एलन ने दिया था। यानी एल्फ्रेड मार्शल, जिनको कि फादर
फादर ऑफ, इनको क्या बोला जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता अगर किसी को बोला जाता है तो वो कौन है हमारे पास, वो है एल्फ्रेड मार्शल। और एलन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और एलन ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कैसे, इंडिफरेंस कर्व की मदद से, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया था एलन के द्वारा, किसकी मदद से, इंडिफरेंस कर्व की मदद से। और एल्फ्रेड मार्शल ने जो कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया था मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता हूं तो देखिए सर, अगर मैं यूटिलिटी की बात करता हूं तो यूटिलिटी हमारे पास तीन तरह की देखने के लिए मिल सकती है बेटा। एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है, एक टोटल यूटिलिटी होता है, और एक हमारे पास एवरेज यूटिलिटी होता है। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। जल्दी से मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताओ। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। क्या बताएंगे आप मुझे, यस और नो, जल्दी से। चलिए, कोई भी बच्चा नहीं बता पा रहा है सर, क्या करें। सब मुझे लगता है सो गए हैं क्लास के अंदर। चलिए, जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी द चेंज इन टोटल यूटिलिटी अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। बहुत बढ़िया। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, जो चीज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को वो क्या है, कि जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता हूं तो मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है एडिशनल यूनिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ, टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन करता हूं तो टोटल यूटिलिटी आता है। और एवरेज यूटिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोगों को समझना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको आप लोग डीएमयू के नाम से भी जानते हैं।
और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, किसी भी कॉमोडिटी के एडिशनल यूनिट को आपके ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होती है। द सेटिस्फेक्शन बेसिकली डिक्रीजेस। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझना, अब जैसे मान लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तेजी से भूख लगी है, यू आर वेरी मच हंग्री, यू आर हंग्री फॉर फूड, आप खाने के लिए बहुत ज्यादा भूखे हैं। तो आपको जब भूख लगेगी और खाने के लिए जब आपको कुछ दिया जाएगा तो आप जैसे ही फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है पहली यूनिट को कंज्यूम करके, और धीरे धीरे एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, जैसे कि मान लेते हैं आप 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो लास्ट वाली से आप लोगों को पहली वाली के मुकाबले कम सेटिस्फेक्शन जो है वो देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये बात बोलता हूं कि पहली यूनिट को कंज्यूम करके अगर आप लोगों को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है तो सेकेंड यूनिट को जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे तो आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो 8 यूटिल्स की हो जाएगी। ऐसे करते करते लास्ट यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन जो है डिक्रीज होती हुई नजर आएगी, गिरती हुई आप लोगों को यहां पर नजर आने वाली है। यही पॉइंट यहां पर बोला जाता है और यही चीजें यहां पर क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। क्लियर है मेरे बच्चों ये बातें? मजा आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको अच्छी तरह से या नहीं आ रहा है समझ में? एक बार बताओ यार, सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास के अंदर या नहीं आ रहा है, जल्दी से। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं यार, कमेंट क्यों नहीं करते हो यार आप लोग? यार ऐसे मत किया करो प्लीज यार, सब बच्चे कमेंट किया करो यार। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सबको? सबका कमेंट चाहिए मुझे क्लास के अंदर। डन। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर, अब मैंने आप लोगों के सामने क्या बात करी थी, टोटल यूटिलिटी की, है ना? तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, इसको मेजर कैसे किया जाता है? हाउ टू मेजर इट? इसको मेजर कैसे किया जाता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो देखिए सर, अगर मैंने बात करी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि एडिशनल यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है और सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करके मुझे 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है,
तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरी क्या निकल कर आ जाती है, टोटल यूटिलिटी निकल कर आ जाती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी निकलती है टोटल यूटिलिटी ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द n माइनस 1 यूनिट। यानी यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एडिशनल यूनिट कौन सी है यहां पर, सेकंड। तो यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ द सेकंड यूनिट में से अगर मैं टोटल यूटिलिटी ऑफ द सेकंड माइनस 1 यानी कि फर्स्ट यूनिट माइनस करता हूं तो क्या निकल के आ जाती है मेरी, क्या निकल कर आ जाती है बेटा, मेरी निकल कर आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। कितनी है, 18 और 10, 8 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द n माइनस 1 यूनिट। सिंपल है, लॉजिकल है, कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर जो समझ में नहीं आ रहा होगा। और अगर मैं आगे चलकर बात करता हूं किसके बारे में, एवरेज यूटिलिटी के बारे में, तो एवरेज यूटिलिटी कैसे निकल सकती है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि नंबर्स ऑफ यूनिट, नंबर्स ऑफ यूनिट। अब अगर मैं इन दो यूनिट के बेसिस पर आपसे एवरेज यूटिलिटी पूछूं तो आप बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी कितनी है, 18, और 2 यूनिट यहां पर है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 यूटिल्स जो है वो मेरी यहां पर क्या होगी, यहां पर एवरेज यूटिलिटी होगी। क्या होगी मेरी यहां पर, एवरेज यूटिलिटी होगी। क्या आप सब लोगों को यह समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे ये सारे बच्चे बताइए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्या सबको समझ में आया या नहीं आया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, यही बात यहां पर बोली गई है। अब यहां पर यही डेफिनेशंस आप लोगों को बताई गई है। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी के बारे में यहां पर बताया गया है, टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी, तो ये फॉर्मूला यहां पर निकल कर आया, इट इज बेसिकली द समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज। अगर इसके अंदर 10 यूनिट है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ऐड करता चला जाऊंगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी निकल कर आ जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी की अगर मैंने बात करी तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी वो भी मैंने आप लोगों को बताया कैसे निकल कर आती है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला ये रहा सर, टोटल यूटिलिटी ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द n माइनस 1 यूनिट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। यही यहां पर कॉन्सेप्ट है सर, यही यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट है। यही यहां पर कॉन्सेप्ट है सर, क्लियर है। सर इट्स अ रिक्वेस्ट इफ यू कुड प्लीज इन्फॉर्म द एग्जैक्ट टॉपिक। अरे बेटे टॉपिक है तो सही, टॉपिक ये रहा ना, क्लास के अंदर प्लानर बता तो रखा है, प्लानर देखो ना जाकर। प्लानर के अंदर पहली क्लास किससे रिलेटेड है, डिमांड से रिलेटेड है, राइट। तो वही चीज पढ़ रहे हैं और डिमांड को समझने के लिए पहले आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझना जरूरी है, इसलिए यहां पर ये चीजें मैं कवर करवा रहा हूं। अक्षिता, आई होप मैंने ये चीजें क्लियर कर दी होगी आपको। मार्जिन यूटिलिटी को आप दोबारा से बताएंगे सर, ओके। देखिए सर, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको एक एडिशनल यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है।
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 यूनिट को कंज्यूम किया और मैंने ये बोला कि पहली वाली यूनिट को कंज्यूम करके मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो सेकंड वाली यूनिट से मुझे नेचुरली 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 10 की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती चली जाती है। क्लियर? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं कि एडिशनल यूनिट से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उस सेटिस्फेक्शन के बारे में यहां पर बात होती है बॉस। और थोड़ी है इसके अंदर कुछ। अब देखिए सर, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कि आप डीएमयू भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते चले जाएंगे, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी या फिर गिरती चली जाएगी। कहते सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आप मान लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तेजी से भूख लगी है और आप पहले ही, जब आप पहली यूनिट किसी भी चीज की कंज्यूम करते हैं तो आपको आपकी भूख जो है वो ज्यादा मिटती है। फिर आप जब सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हो तो आपको पहली वाली से कम मजा आता है। फिर थर्ड यूनिट को कंज्यूम करते हो तो दूसरी वाली से कम मजा आता है। और ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपकी भूख जो है वो खत्म हो जाती है और अब आपका मन नहीं करता है कि आप एडिशनल यूनिट को खाएं। उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सैटिटी इकोनॉमिक्स के अंदर। और वहां पर आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती है एडिशनल यूनिट से वो जीरो हो जाती है और आप फर्दर जब उस चीज को कंज्यूम करते हैं, फर्दर अगर आप उस चीज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है सर। क्लियर है इतना या नहीं है, बताओ एक बार। इट विल बी 8-10, इजंट इट? समझा नहीं मैं भाई। अगर पहली यूनिट से पहली यूनिट को कंज्यूम करके अगर आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है तो सेकंड वाले से आपको 8 यूटिल्स की मिलेगी। ऐसी करते करते लास्ट वाली यूनिट से आपको 0 यूटिल्स की मिलेगी और उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है। यही ओवरऑल पॉइंट है यहां पर। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? तो कहता है दिस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसको बोला जाता है। ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये आपकी साइकोलॉजी मेरी साइकोलॉजी सेम है, तो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये लॉ है जो कहता है कि जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करते चले जाएंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी सर। नाउ ये लॉ क्या कहता है? Law of diminishing marginal utility state that after consuming a certain amount of goods or services, the marginal utility from it diminishes as more and more unit is consumed. जैसे जैसे additional unit को consume करोगे मिलने वाली satisfaction decrease करेगी। When unit of other commodities remain constant, law of diminishing marginal utility state the utility of each successive unit goes on diminishing as more and more unit of the commodity is consumed. Right? Additional, हाँ,
यूटिलिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट पर। बहुत सही बोला यहां पर बच्चे ने। यूटिलिटी कौन सी बेटा, यहां पर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज ए डिक्रीजिंग रेट। बोला क्यों, पहली यूनिट को जब कंज्यूम किया था तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली थी, 10 यूटिल्स की। दूसरी को कंज्यूम किया था तो कितनी मिली थी बेटा, 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ऐड जब हुआ तो पहली यूनिट के अंदर तो 10 ऐड हुआ, दूसरी में 8 हुआ और तीसरी में 6 ऐड होगा। तो ये एडिशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। 10 हुआ तो 18 हो गया, फिर 6 हुआ तो यहां पर कितना हुआ, 24 हुआ। तो पहले के मुकाबले कम ऐड यहां पर हो रहा है, इसीलिए जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो करेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर करेगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। क्लियर है, डन है, चले आगे। चलिए आगे क्या कहता है, एजम्पशंस क्या है, राइट। देयर आर सम एजम्पशंस जहां पर ये लॉ आपका लगता है। रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो क्या है, समझदार है। कंज्यूमर जो है वो क्या है, समझदार है। समझदार है मतलब वो जानता है कि उसे क्या कंज्यूम करना है, क्या कंज्यूम नहीं करना है। ही नोज वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसको क्या कंज्यूम करना है और क्या कंज्यूम नहीं करना है। पहली चीज, कंज्यूमर नोज वेरी वेल दैट व्हाट ही बेसिकली वांट्स टू कंज्यूम। वो क्या कंज्यूम करना चाहता है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। देन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है MUM के साथ में, यानी कि हर 1 रुपए को खर्च करके आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हर जगह पर क्या रहेगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं 1 रुपए खर्च करता हूं किसी भी चीज का और उससे मुझे अगर 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है और आगे चलकर भी मैं अगर 1 रुपए खर्च करूंगा तो भी मुझे 2 ही यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो भी मुझे 2 ही यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये पॉइंट यहां पर ये कहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? सब कमेंट करके बताओ यार। समझ में आया क्या सबके? Sir, can you please repeat the third point once? Utility can be measured by money and marginal utility of money remain constant. अच्छा, दूसरी चीज, ये पॉइंट ये कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसको आप मनी के सेंस में, मनी की सेंस में मेजर कर सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द सेंस ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी को आप मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। मतलब कि आप जब किसी भी चीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, हाँ मैं कह रहा हूं सुनो तो सही। जब मैं, आप खुद सोचिए, जब आप मार्केट के अंदर किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं
तो आप नेचुरल सी बात है उस चीज को खरीदते हैं ये सोचकर कि अगर मैं इसके ऊपर 1,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो 1,000 रुपए खर्च करके क्या मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि मैं अपना 1,000 रुपए यहां से रिकवर कर सकूं। आई बात समझ में या नहीं आई? यानी अगर मैं 1,000 रुपए किसी भी चीज के ऊपर खर्च कर रहा हूं तो 1,000 रुपए खर्च करके क्या मुझे 1,000 रुपए की सेटिस्फेक्शन इसमें मिलेगी इसको खर्च करके या नहीं मिलेगी। अगर मुझे 1,000 रुपए की सेटिस्फेक्शन उसके ऊपर 1,000 रुपए खर्च करके मिल जाती है तब चलकर मैं उसके ऊपर क्या करना चाहता हूं, 1,000 रुपए खर्च करना चाहता हूं, अदरवाइज मैं नहीं खर्च करना चाहूंगा उसके ऊपर 1,000 रुपए। ये पॉइंट ये कहता है। ये पॉइंट यही कहता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्लियर? और ये क्या कहता है कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं तो कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि अगर आप 1 रुपए खर्च करते हैं और 1 रुपए खर्च करके अगर आपको 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है तो जब आप अगला 1 रुपए खर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको 2 ही यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप 1,000 रुपए खर्च कर देते हो वहां पर भी 1,000 यानी कि 999 खर्च किया और 1,000 रुपए खर्च करने के ऊपर गए तब भी एडिशनल यूनिट से आपको 2 ही एडिशनल रुपीस खर्च करके आपको 2 यूटिल्स की ही सेटिस्फेक्शन यहां पर मिलेगी। ये पॉइंट ये कहता है। दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। ये है पॉइंट यहां पर। क्लियर है? राइट? अब इनकम एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। यहां पर आप देखेंगे कि एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो इनकम भी यहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इनकम ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, यानी कि जितनी इनकम उसकी थी वो उसी इनकम के हिसाब से काम करेगा। यानी कि इस टाइम के दौरान जब ये सारी चीजें हो रही होगी ना तो उसकी इनकम ना बढ़ेगी ना कम होगी। और उसका मेंटल स्टेटस भी सेम है, मतलब कि जैसे वो पहले सोचता था पैसे खर्च करने की वो आगे चलकर वैसे ही पैसे को क्या करेगा, खर्च करेगा उसी हिसाब से। Then price of the commodity, price of other commodities and other factors which affect utility are assumed to be constant। यानी कि आप ये देखेंगे कि यहां पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कॉमोडिटी का ना तो प्राइस बढ़ेगा ना कॉमोडिटीज का प्राइस कम होगा। तो जो प्राइस जैसे था प्राइस एज इट इज ही रहने वाला है, प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट नहीं आएगा, ना कि प्राइस के अंदर डिक्रीमेंट आएगा, ना प्राइस बढ़ेगा ना प्राइस कम होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट या फिर प्राइस के अंदर डिक्रीमेंट आप लोगों को होता हुआ नजर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉमोडिटीज आर कंज्यूम्ड। जब आप कंजप्शन करेंगे तो कंजप्शन आप स्टैंडर्ड यूनिट का करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप एक कप ऑफ चाय की बात करेंगे, एक स्पून ऑफ चाय की बात नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने एक स्पून ऑफ चाय लिया और मैं यहां पर सेटिस्फाई हो गया, नहीं सर, आपको कप ऑफ टी की बात करनी पड़ेगी। तो पहला कप पियोगे, दूसरा कप पियोगे, तीसरा पियोगे, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कंजप्शन जो होना चाहिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए विदाउट अ गैप, और गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप चीजों को कंज्यूम करें तो वो कंजप्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए विदाउट एनी गैप, उसके अंदर कोई भी गैप नहीं चाहिए। मतलब पहली यूनिट को आपने कंज्यूम अभी किया और फिर 2 घंटे के बाद दूसरी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो ये लॉ आपका फेल हो जाएगा। दिस लॉ विल फेल। कॉन्टिन्यूस कंजप्शन चाहिए। यानी कि जब आपको भूख लगती है तो आप रोटी क्या करते हो, बार बार इमीडिएटली खाते हो ना, कि अभी खा रहे हो जब तक पेट नहीं भर जाता, या फिर ऐसे करते हो कि एक रोटी अभी खाई दूसरी रोटी 2 साल के बाद खाई, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर भी यही कहता है कि आपको कंजप्शन रेगुलरली करनी है। क्लियर है? राइट? चलिए
क्लियर है सर? ठीक है, अब ये बेसिक चीजें आगे चलकर भी आने वाली है, तो इसको अभी के लिए यहां पर होल्ड करते हैं। डिफरेंस कर्व इसमें कहां से आ गया? क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया या नहीं हो गया, बताइए मुझे फटाफट से। चलिए, अब बेटा ये चीज इतना ध्यान रख लेना, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास थी, अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लेना, इस चीज को हम लोग आगे लेकर आएंगे, ठीक है। एक चीज जरा ध्यान से समझना, इस पॉइंट को मैं आगे लेकर आऊंगा आप लोगों के साथ में, कब लेके आऊंगा? अगली क्लास में जो कल होगी, राइट। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, राइट। अभी के लिए इतना समझ लो, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी एंड मार्जिन यूटिलिटी रिमेन्स द कांस्टेंट। इट बेसिकली स्पीक्स बेटा दैट by spending 1 rupees, if you are getting a satisfaction of 2 utils, whenever you will spend the next 1 rupees, you will get the same amount of satisfaction, यानी कि 2 utils की satisfaction at that particular point of time also. So by spending additional 1 rupees, you will be getting the same amount of satisfaction, right? Every time you will be spending 1 rupees, you will be getting 2 utils of satisfactions. It cannot be 3 or it cannot be 1. This is the point over here. तो ये यही कहता है that utility is measured in money. The satisfaction you get can be measured in money. That how much satisfaction you are getting from consuming a unit can be measured in money. And second important point is that whatever satisfaction you are getting from spending 1 rupees of 1 rupees, the same satisfaction you will be getting after spending the another unit of 1 rupees. This is the point over here. Gada Nair A. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है और यही बात यहां पर बोली जा रही है. दिस इज द पॉइंट ओवर हियर. डन. दिस इज द पॉइंट ओवर हियर. यही पॉइंट है और यही बात यहां पर बोली जा रही है जो आप लोगों को यहां पर कंसिडर कर रही है. दिस इज द पॉइंट ओवर हियर. देयर इज सम मिसमैच ओवर हियर. ठीक है, तो इस चीज को अभी के लिए क्या करेंगे आप लोग, होल्ड करेंगे. टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. क्लियर है इतनी चीजें? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, राइट. तो ये डिमांड वाली बात इतनी समझ में आई. अगली क्लास के अंदर ये फिर से जो थर्ड क्लास के अंदर ये टॉपिक आएगा. अभी के लिए अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है उसको पहले कवर करेंगे. देन उसके बाद आपको यूटिलिटी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा. लेकिन ये इतना कवर करके चलिएगा, इसके बाद की जो एक्सप्लेनेशन है इसको आगे लेके चलेंगे अगली क्लास के अंदर. डन. क्लियर? चलिए, और कोई डाउट है आप लोगों को तो बताइए. डू वी हैव एनी डाउट इन दिस? क्लियर? डन. चलिए, तो लेट्स वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ एंड कल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर. टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद. गुड गुड गुड. समझ में आया ना? आज सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया ना सारे पॉइंट्स? या फिर किसी को कोई डाउट था, किसी को कोई परेशानी थी आज की क्लास के अंदर, तो प्लीज डू लेट मी नो. अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई परेशानी है किसी पॉइंट पे तो बताइए. राइट, वी कैन टेक सम डाउट्स.
चलिए लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।